अस्सलाम वालेकुम। आप कॉस्ट में भी हैं? आप कॉस्ट में भी हैं? अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हों, अरे अभी लिखा ही है मैंने, अभी देखो शाखें निकालता हूँ, देखो कौन कौन सी शाख निकलती हैं। पिछली क्लास में एक सवाल किया था, क्या ये सर क्या बता रहा हूँ पूरी बात तो कर लूँ। पिछली क्लास में एक सवाल किया था जिससे सिर्फ ये बता रहा था कि असली लिमिटिंग फैक्टर कैसे पहचानना है। ऊपर करो और डाटा देखिएगा। वो दो प्रोडक्ट्स थे और मटेरियल की रिक्वायरमेंट 32,000 किलो थी जबकि अवेलेबल 32,500 था, और मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट 27,000 थी जबकि अवेलेबल 25 था। अगर दूसरा क्या था, मटेरियल। अगर मटेरियल रिक्वायर्ड है 32,000 और अवेलेबल 32,500 और मशीन आवर्स रिक्वायर्ड थे 27 लेकिन अवेलेबल थे 25, तो ये लिमिटिंग था, ये नहीं था। अब दोनों ही लिमिटिंग है, अब दोनों लिमिटिंग है। ये एक दफ़ा सवाल ऐसा आया है इसलिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ, और ऐसा ट्रेंड चला है, होता रहता है कि पास वाले सवाल रिपीट हो जाते होते हैं। अभी इस दफ़ा भी वो एक स्प्रिंग टाइम वाला सवाल कॉपी हुआ, फिर उसके अलावा और एक और था गालिबन, वो भी पहले जैसा कॉपी था सवाल। तो ये एक दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है, उसकी वजह से मुझे ये डिस्कशन करनी पड़ रही। ये दोनों लिमिटिंग हैं अब, क्योंकि दोनों ही रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल हैं। अगर ऐसा मसला बन गया तो फिर ये डबल सवाल हो जाएगा। इस डबल सवाल को सॉल्व करने के लिए एक बार मटेरियल से सॉल्व होगा। अगर मटेरियल से सॉल्व मतलब वही वो रैंकिंग करना, अगर इसका आंसर ये निकला कि मटेरियल के मुताबिक देखेंगे तो बी बनाना बेहतर है, लेकिन अगर मशीन आर्ट्स के हवाले से देखेंगे, मशीन आर्ट्स के मुताबिक अगर ए बेहतर निकल आया तो वो ये शाख है। यानी मटेरियल के एतबार से रैंकिंग करके देखें, रैंकिंग करनी इसी तरह से ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर केजी। अगर मटेरियल के एतबार से रैंकिंग की तो बी बेहतर निकल आया, लेकिन मशीन आर्ट्स के एतबार से रैंकिंग की तो ए बेहतर निकल आया, तो ये वाला सिनेरियो, डिफरेंट रैंकिंग फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन अगर मशीन आर्ट्स के मुताबिक भी ए बेहतर निकला और मटेरियल के एतबार से भी ए बेहतर निकला, तो फिर ये वाला सिनेरियो।
अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो जैसे ये है तो डबल सवाल रैंकिंग करके देखेंगे। अगर रैंकिंग इस फैक्टर के एतबार से भी इस फैक्टर के एतबार से भी सेम हो, सेम से मुराद ये है कि जिसकी पहली पोजीशन इसके मुताबिक है उसकी पहली पोजीशन इसके मुताबिक भी है, तो फिर ये सिनेरियो है। और अगर ये रैंकिंग डिफरेंट होती जो मैंने पहले लिखा था तो फिर ये सिनेरियो है। पहले तो ये सिनेरियो का फर्क देखिए, समझ आया क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ, सेम रैंकिंग, यानी अगर मैं ए बी सेम रैंकिंग, अगर हर फैक्टर के एतबार से रैंकिंग निकालें तो सब प्रोडक्ट्स की रैंकिंग पोजीशन सेम रहे तो ये सिनेरियो है। लेकिन अगर हो जाए ये फर्स्ट बेशक ए ही आए लेकिन सेकंड थर्ड बदल गया तो ये सिनेरियो है। ये दोनों शाखों का फर्क। ओके, अगर ये सिनेरियो है तो ये तो पक्का आपके सिलेबस में नहीं है। बल्कि ये सीए में ही नहीं है। अब आप इसके बगैर ही मर जाएंगे, ये नहीं सीख सकेंगे जिंदगी में आप। लेकिन खैर इसका कब्र में सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं। ये मसला सॉल्व होगा लीनियर प्रोग्रामिंग से। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने क्यूएम में शायद पढ़ी हो कि नहीं, बीएफडी में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाली होगी। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाली दिसंबर तक थी, उसके बाद ख़त्म हो गई सिलेबस में। अब आप जब पहुंचेंगे तो सिलेबस में नहीं होगी ये, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस मसले का हल लीनियर प्रोग्रामिंग से होता है लेकिन वो आपके स्कोप में नहीं है। और उस मसले, उस शाख पे आप ये लिख रहे हैं कि इस केस को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन 7, वो कराता हूं आपको। चाहे ये लिख लें जैसे स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन 7, चाहे एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें फिर उससे जो सीखा होगा वो यहां लिख लेना। इस शाख का हल आपके सिलेबस में नहीं है। इस शाख का हल जैसे क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 14 सॉल्व करने लगाऊं तो वही इसका हल होगा। क्वेश्चन 7 स्प्रिंग यानी मार्च 2014, क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 2014 पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ये चल रहा है ना? क्या हुआ? ये कैमरे से आवाज आई? कैमरे से आवाज आती है कि कैमरा रिकॉर्डिंग करता है? अच्छा, कैमरे को देखे हाथ हिला दें। अच्छा अच्छा अच्छा,
जी पढ़ लें तो शुरू करूँ। दो प्रोडक्ट्स हैं C31 और D32 और बज़ाहिर लिमिटेड लग रहा है मटेरियल बी भी और स्किल्ड लेबर के आर्स भी। ये 0.4 के नीचे लिखा हुआ है द कंपनी इज फेस्ड विद द अंडर मेंशन्ड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशन को कहते हैं, रुकावटों को। तो कंस्ट्रेंट्स हैं मटेरियल बी में भी और स्किल्ड लेबर में भी। तो ये दो लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल हो गया। यकीनन आपके सिलेबस में है तो टेस्ट हुआ है, तो ये वही लेफ्ट वाला केस है, यानी ये वो है जिसमें दोनों के मुताबिक सेम रैंकिंग आनी है। तो बस ये सवाल डबल होगा करने में, यानी 16 नंबर, यानी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वरना सवाल करना वैसे ही है। फिर भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो मुझे पता है तो मैं आपको भी करा रहा हूँ, वरना चेक कर लेते हैं कि ये शोशाई है या वाकई ही दोनों में से कोई एक लिमिटिंग है या दोनों है। पहले इसको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 14। तो पहले हम डिटरमिन करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं। मटेरियल बी चेक करते हैं। कैसे? टोटल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं जी, कितनी है टोटल रिक्वायरमेंट। C31, एक तो हमने C31 बनाने हैं लोकल सेल करने के लिए 40,000 और एक हमने बनाने हैं एक्सपोर्ट करने के लिए 25,000, यानी टोटल 65,000 बनाने हैं। क्या जी? नहीं, अभी तो देख रहे हैं ना हम, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल चाहिए कितना। तो हमें टोटल 65,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक के लिए लगता है 3.5 kg। डबल 2 7 और D32 बनाने हैं, एक तो लोकल के लिए 50 और एक्सपोर्ट के लिए 24 74 और एक के लिए लगता है 2.6 192 400। तो टोटल चाहिए 4199 और अवेलेबल कितना है। अच्छा, अब ये ना, ये भी कॉस्ट के सवालों में एक और खास तौर पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लेक्चर अगर आपने सुने हो और आगे जो हमने CVP पढ़ना है, टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना है। इस वक्त हम लोग सवाल जो सॉल्व कर रहे हैं वो पूरे साल को सामने रख के कर रहे हैं। कैसे पता? एक तो शुरू में भी बताया हुआ है, फिर पॉइंट 1 में भी एनुअल का वर्ड है, फिर रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हम सारा काम इस वक्त साल का कर रहे हैं, जबकि जो 27,700 किलो कहा हुआ है वो पर मंथ है। तो अवेलेबल हो जाएंगे 27,700 इंटू 12 2400। तो हाँ जी, ये तो है लिमिटिंग। इसी तरह से स्किल्ड लेबर को भी चेक कर लेते हैं। C31 65,000 यूनिट्स बनाने और उसके लिए स्किल्ड वाले चाहिए 2.4 156 000 और D32 बनाने हैं 74 और इसके लिए चाहिए 2 148 000। तो टोटल आवर्स चाहिए 304 000, जबकि अवेलेबल कितने हैं। अच्छा, मैंने ये तो डिस्कस ही नहीं किया, ये कैसे पता कि इस टॉपिक का सवाल है। रिक्वायरमेंट में उसने ऑप्टिमम का वर्ड यूज कर लिया और इससे पहले वाले सवाल जो इससे पहले किया था 2016 वाला पिछली क्लास में, उसमें ऑप्टिमम प्लान का वर्ड नहीं था। उसमें कहा हुआ था, एक तो पता चल रहा था कि लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें 80,000 किलो अवेलेबल थे। दूसरा सवाल में लिखा हुआ था कि हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाएं
कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेशक नाम नहीं लिखा हुआ था लेकिन काम से पता चल गया, यहां पर नाम लिख दिया ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, तो सवाल पहचाना जाता है, ये कोई इशू नहीं होता है सवाल को पहचानने में। तो ये इस टॉपिक का सवाल है। लेबर के आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 25200 करें कैलकुलेट सारे। जी अच्छा, अब इसमें ना बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, गिनते जाएं। 35 लोग हैं और ये हर शिफ्ट में होंगे और एक दिन में 3 शिफ्ट काम होगा, एक शिफ्ट में 8 घंटे होंगे और महीने के 25 दिन काम होगा और साल में 12 महीने होंगे। तो सब मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 35 लोग, हर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है एक शिफ्ट में, दिन में 3 शिफ्ट्स हैं, एक दिन के आवर्स, महीने में 25 दिन हैं, एक महीने के आवर्स और 12 महीने। 252, तो ये दोनों ही लिमिटिंग हैं। खुद कैसे? नहीं, अपने जज्बात एग्जामिनर तक पहुंचाने हैं ना, उसको बताना है कि क्या हमने कैसे कैलकुलेट किया है। और वैसे भी ये सारा कुछ ज़बानी जो करके देखना है तो लिख लें, तो लिखेंगे तो पेपर मार्क होगा ना। तो अब ये दोनों लिमिटिंग फैक्टर आ गए, अब हमें दोनों पे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, यानी दोनों पे रैंकिंग निकालनी पड़ेगी। C31 और D32। सेल प्राइस, हाँ जी, सेल प्राइस कितनी? हाँ, एक्सपोर्ट और लोकल की अलग अलग है। नहीं, लेकिन हमने तो कंट्रीब्यूशन निकालनी है ना, तो सेल प्राइस अलग है तो कंट्रीब्यूशन भी अलग ही होनी है। तो कौन सी सेल प्राइस लिखें? अलग कॉलम बनाए, यानी C31 लोकल अलग, एक्सपोर्ट अलग, D32 लोकल अलग, एक्सपोर्ट अलग। कॉस्ट सेम है लेकिन हमने कंट्रीब्यूशन निकालनी है ना, ऐड कर दें। मतलब मैं इस वक्त ये जो फिगर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ये पर यूनिट ले रहा हूँ मैं, पर यूनिट। तो सेल प्राइस ऐड कर दें, एवरेज ले लें, अलग अलग कर लें, यानी C31 के 2 कॉलम, D32 के 2 कॉलम। ऐसे ही करते अगर रिक्वायरमेंट ध्यान से पड़ी होती तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट हम मना नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट करनी ही करनी है।
अच्छा, ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? क्यों करते हैं कैलकुलेशन? रैंकिंग ना। तो हमने रैंकिंग उसकी करनी है जो हमारी मर्जी है कि प्रोड्यूस करें ना करें। एक्सपोर्ट तो करनी ही करनी है, तो जब करनी ही करनी है तो उसकी रैंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा सुने, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि हम लोग बाउंड हैं एक्सपोर्ट्स करने के, हम नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि इतने हैवी फाइन्स हैं कि हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट्स जब करनी ही करनी है तो C31 की भी एक्सपोर्ट करनी है, D32 की भी करनी है। तो जब एक्सपोर्ट करनी ही है फिर रैंकिंग क्या करनी है उसकी करके? क्या पता है कि एक्सपोर्ट की रैंकिंग चौथी आ जाती, फिर करनी तो करनी है। तो इसलिए एक्सपोर्ट को यहां नहीं लिखना। अगर ये ना कहा होता तो हम 4 प्रोडक्ट्स कंपेयर करते। C31 लोकल को अलग प्रोडक्ट कहते, C31 एक्सपोर्ट को अलग प्रोडक्ट कहते, क्योंकि दोनों की कंट्रीब्यूशन फर्क है। कंट्रीब्यूशन क्यों फर्क है? कॉस्ट तो सेम है, सेल प्राइस फर्क है। तो इसलिए हम यहां 4 कॉलम जरूर बनाते अगर रिक्वायरमेंट में एक्सपोर्ट को कमिटेड ना कहा होता तो अब जब एक्सपोर्ट करनी ही करनी है तो फिर डिसीजन मेकिंग किस में है? सिर्फ लोकल में, इसलिए सिर्फ लोकल लिखनी है। हाँ? अच्छा, वो मैंने गुलबर्ग में कर दी थी बात, गांटों में नहीं हुई थी ये बात। कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन को पहले लिखना है और उसके बाद फिर रैंकिंग पे आना है। तो अगर 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कमिटमेंट की हुई है, उनमें कौन सी पहले बनाएंगे? 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की कमिटमेंट है रैंकिंग के मुताबिक। मेरा सवाल ये है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रैंकिंग है, वो ऑटम 11 अगर किसी ने किया हो तो जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमिटमेंट भी एक से ज्यादा की है, तो फिर कमिटमेंट में कौन सी पहले लिखें? जो मर्जी पहले लिखें, सारी करनी है, सारी ही करनी है। 3 प्रोडक्ट्स की कमिटमेंट है तो तीनों को एक एक करके लिख दें। ABC पहले ए आता है, पहले ए लिख दें, बी बाद में आता है, पहले बाद में बी लिख दें। तो कमिटमेंट वाली को तो बस तरतीब से लिख दें, कोई मसला नहीं रैंकिंग का। अच्छा, अगर बिजनेस कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन ही नहीं पूरी कर सकता, यानी कमिटमेंट भी नहीं पूरी होनी, तो फिर बकवास बिजनेस है, मतलब औकात है नहीं और दावे करे जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा सवाल नहीं होगा। तो कमिटमेंट तो पूरी हो ही जाएगी, वरना तो डिसीजन मेकिंग क्या हुई? तो इसलिए कमिटमेंट हो जाएगी पूरी, उसके बाद फिर रैंकिंग आएगी। तो हम लोग सिर्फ लोकल सेल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या है सेल प्राइस? 1965 1410। क्या क्या है जी? मटेरियल ए है, किलो बताया मैं और किलो का रेट बताया हुआ है 100 और 75। मटेरियल बी, किलो बताया मैं और किलो का रेट बताया हुआ है 210 156। ये पहले भी इस तरह 2 सवालों में कर लिया, किलो बताए में और किलो का रेट बताया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दिया। स्किल्ड लेबर, आवर्स बताए में और आवर्स का रेट बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? इस सवाल में इस सवाल में काम थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इसलिए बाकी फिगर्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मटेरियल के किलो बता दिए और साथ ही अंग्रेजी के उनका रेट बता दिया। इसी तरह लेबर के आवर्स बता दिए और साथ ही अंग्रेजी में उनका रेट पर आर बता दिया। 250 पर आर है, लेकिन इसको हमें पर यूनिट बना के लिखना है। तो किलोस को 25 और 60 से मल्टीप्लाई कर लिया और स्किल्ड, अच्छा स्किल्ड लेबर 600 और सेमी स्किल्ड 600 300। वेरिएबल ओवरहेड्स ये दिए हुए हैं 125 और 60 330 319। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जहां तक पहुंचे फिर आगे करता हूं।
अच्छा, चूंकि दो लिमिटिंग फैक्टर हैं तो इसलिए कंट्रीब्यूशन पर केजी भी निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड आर भी निकालना पड़ेगा। मटेरियल बी देख लेते हैं पहले। मटेरियल बी एक यूनिट के लिए कितने किलो चाहिए? 3.5 केजी चाहिए और इसके लिए 2.6 केजी चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी बन गया 94.29, 122.69। ये फर्स्ट है। अब रैंकिंग करनी है स्किल्ड के हिसाब से, तो ये सारा साल दोबारा सॉल्व कर, नहीं ये तो कर ही दिया हुआ है, बस यहीं पर ही नीचे स्किल्ड लेबर, इसके लिए चाहिए 2.4 आवर्स और इसके लिए चाहिए 2 आवर्स। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर बन गई 137.5। तो रैंकिंग दोनों में सेम है, सेम ही आनी थी क्योंकि आपके लेवल पे सेम ही आनी बनती है। ये मिटा दूं। अब चूंकि दो लिमिटिंग फैक्टर हैं तो ये डबल सवाल हो गया, यानी दो प्रोडक्शन प्लान बनेंगे। एक प्रोडक्शन प्लान बनेगा मटेरियल के एतबार से, कितने से स्टार्ट होगा ये अभी शुरू में कर लिया था। कितना अवेलेबल है? 332400। पहले कमिटमेंट एक्सपोर्ट्स, C31 पहले बनाए कि D32 पहले बनाए? जो मर्जी, तो C पहले आता है तो C बना लेते हैं। C के एक्सपोर्ट करने हैं 25,000 और D के एक्सपोर्ट करने हैं 24,000। 25,000 यूनिट्स बनाएंगे तो मटेरियल B के कितने किलो खा जाएगा ये? 87,500। और ये 24,000 यूनिट्स कितने किलो खा जाएंगे? 6 to 4 तो बेशक दोनों को इकट्ठे ही कर लें, कितने बच जाएंगे? 1825। यहां से आगे अब रैंकिंग चलेगी। और रैंकिंग में डी पहले है तो पहले बनाएंगे डी। ये कौन सा डी और ये कौन सा डी है? ये एक्सपोर्ट है, ये लोकल है। 50,000 कितने किलो खा जाएगा? 130। बाकी रह जाएंगे 52,500।
फिर जितना भी बन गया सब्र शुक्र करके बना लेंगे। कितना बन जाएगा? 15,000। वो बना लें, फिर बताता हूँ। ये स्टार्ट होगा कितने से? 250, 2000। पहले बनाएंगे एक्सपोर्ट्स के लिए। कितने घंटे यूज़ हो जाएंगे? 60,000। फिर बनाएंगे D24, कितने घंटे यूज़ हो जाएंगे? 48। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले जिनको लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, सवाल के अंदर ना टेबल के अंदर ये दी नहीं है सारी चीज़ें कि एक यूनिट के लिए कितने कितने आवर्स लगने हैं, तो मैं बस उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। D32 के लिए लग रहे हैं स्किल्ड के 2 आवर्स, तो 2 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का एक ही बार करके बैलेंस निकाल लें। 144,000। अब आते हैं रैंकिंग पे बेस करके। पहले बनाएंगे D32 50,000, 1 लाख, बाकी रह जाएगा 44। फिर 44 से C31 बना सकेंगे। 44 डिवाइडेड बाय 2.4, 18,333।
ये नोट कर लें, फिर कंक्लूजन बताता हूँ। हाँ जी, नोटेड। मटेरियल के एतबार से देखेंगे तो ये प्रोडक्शन प्लान है, और लेबर के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रोडक्शन प्लान है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कौन सा है? मटेरियल वाला, लेबर वाला। क्यों क्यों लेबर वाला? नहीं, आपने कहा है कि लेबर वाला प्लान, ये लेबर वाला, लेकिन इसमें तुम ज़्यादा यूनिट्स बना, तो फिर ये बेहतर है। बात इसमें से बेहतर की नहीं हो रही, पॉसिबल ही नहीं होगा ये जो इस वक्त प्लान है ना, ये स्किल्ड लेबर की बेस पे है, इग्नोरिंग बाकी मसले। हालांकि बाकी मसले हैं, तो इस प्लान से नजर आ रहा है कि अभी 15,000 ही बने होंगे तो मटीरियल ही खत्म हो जाएगा। तो लेबर फारिग बैठा रहे, जब मटीरियल ही नहीं है तो इनसे हमें क्या काम ले लेना है? लेबर की अपनी शॉर्टेज भी है, लेकिन वो शॉर्टेज इतनी है कि वो 18,000 तक यूनिट्स बना पाते, लेकिन 18 तक बनाने की नौबत ही नहीं आएगी, मटीरियल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों प्लान से पता चल रहा है कि चूंकि पॉसिबल ही वो वाला प्लान है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। और इसका कंक्लूजन भी हम यही बता रहे हैं कि मटीरियल के मुताबिक जो प्रोडक्शन प्लान है वही पॉसिबल है, लेबर वाला प्रोडक्शन प्लान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मटेरियल वाला प्लान ही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। क्या अगर वहां 20,000 होता, यानी वो 20 होता और ये 18 होता, तो फिर हम इसको प्रोडक्शन प्लान कहते कि वो पॉसिबल नहीं है, फिर ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होता। तो अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आ गए तो क्या कंक्लूजन, उसकी समरी दोबारा बताता हूं। सवाल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, बस एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि एक तो रैंकिंग दोनों पे अलग अलग निकालनी पड़ेगी, फिर प्लान दोनों के अलग अलग बनाने पड़ेंगे, और फिर जिसमें यूनिट्स कम बन सकते होंगे वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा, क्योंकि ये बन ही नहीं सकेंगे, मटीरियल ही पहले खत्म हो जाएगा। दोबारा बोलिए। मतलब टेबल को सिर्फ कंबाइन कर देना कि मटेरियल बी में जैसे यूज्ड बैलेंस का कॉलम है, इसी के आगे साथ लेबर का भी यूज्ड बैलेंस का कॉलम है, लेकिन होंगे वो अलग अलग कॉलम। अच्छा होंगे कॉलम। हाँ, इकट्ठे बना लें टेबल, कोई बात नहीं, इकट्ठे बना लें। ये बात आई समझ? देखें, आपके पेपर में 3 घंटे आपको दिए हैं, तो 3 घंटे थोड़े हैं कि ज़्यादा हैं? थोड़े हैं। लेकिन अगर आपको पेपर ही नहीं आता तो फिर 3 घंटे का मसला ही नहीं है ना, फिर तो पहले ही आप पेपर करके बैठ जाएंगे, तो मटेरियल ही खत्म हो जाएगा, तो टाइम लिमिटेशन तो तंग ही नहीं करेगी। तो इसलिए मटेरियल वाला प्लान ही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। अच्छा, अब इसमें ना एक सवाल तो मैंने वो जो होमवर्क दिया हुआ है, तो जो कर चुके होंगे अच्छी बात है, शाबाश, बाकी अब ट्राई कर लेना। कल वो होमवर्क डिस्कस करके, अच्छा मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, क्लास चल रही है, कल वो होमवर्क डिस्कस करके एक होमवर्क मैंने इसका और देना है, और बस फिर ये बहुत है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन बहुत है। तीसरा डिसीजन क्या था? मेक और बाय पे आते हैं।
ये सब नोटेड। इसको ना आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है, इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। अच्छा, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अभी ही बता देता हूँ। इस चैप्टर में बाकियों का नहीं है कोई ख़ास, इसी का ही है, आउटसोर्सिंग डिसीजन का। अच्छा, वो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन पेज नंबर बताते हैं वो तो हमारे पास मैच ही नहीं कर रहा होता, तो आपने ना पिछले सेशन वाली डाउनलोड की होगी, इस सेशन वाली डाउनलोड करें। मैं आपको इस सेशन वाली बुक से बताता हूँ पेज नंबर। ये अभी सेशन के शुरू में बुक अपलोड हुई थी, उसमें एक नया चैप्टर एडिट था, तो अगर आपने कुछ 6 महीने पहले डाउनलोड की हुई है तो वो पुरानी बुक थी। अच्छा जी, इसमें बस एक छोटा सा पोर्शन ही है थ्योरेटिकल, वो है पेज ये क्या हो रहा है? आपके ये ईयरफोन से भी बाहर आवाज़ आ रही है। अच्छा, पेज 572, हेडिंग 3.2 मेक और बाय डिसीजंस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। ये पूछा जा सकता है 2-4 नंबर का। चैप्टर नंबर आखिरी है, चैप्टर नंबर 16, पेज 572, थोड़ा सा 572 पे है और बाकी थोड़ा 573 पे है। ये तकरीबन एक पेज बनता है तकरीबन, है? अच्छा, पुरानी बुक में पेज आगे पीछे होगा, वरना था उसमें भी ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स चैप्टर में हेडिंग 3.2 ही थी, मेक और बाय डिसीजंस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। इसका मतलब ये है कि हम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, हमने तो डिसीजन मेकिंग जो भी करनी है वो तो रुपए पैसे को देख के करनी है। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन का मतलब है कि पैसों के अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपने फैसला करना है कि किस कैंपस में क्लास पढ़नी है, तो इस डिसीजन के लिए फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होंगे, फीस कितनी है, आने जाने का किराया कितना है, हॉस्टल का किराया कितना है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ये हैं कि सीट्स कंफर्टेबल कहाँ हैं, एसी काम करते हैं कि नहीं करते, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है। टाइमिंग क्या है, तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अदर फैक्टर्स हैं। तो पूछा इसमें यह जा सकता है कि क्या अदर फैक्टर्स हैं या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं ये डिसीजन करने के लिए कि आउटसोर्सिंग करें या ना करें। ये एक पेज है और इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये खुद से भी पॉइंट बना सकते हैं। मैं भी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा, खुद भी पॉइंट बना सकते हैं। फिर भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो जरा अंग्रेजी मिल जाती है लिखने के लिए, वरना अपने पास अंग्रेजी की कमी होती है। तो ये है इस चैप्टर में से बस मेक और बाय डिसीजन। क्या लगता है नाम से, क्या डिसीजन है ये मेक और बाय? जो प्रोडक्ट हमने बेचना है वो या तो हम बना लें, या बेचना क्या इस्तेमाल भी करना हो सकता है, वो या तो हम खुद बना लें या खरीद लें। अच्छा, इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि आउटसोर्स यही है कि जो काम खुद करना था वो किसी और से काम करवा लें। तो या तो खुद कर दें, खुद बना लें, या किसी और से बनवा लें, मतलब किसी से बना हुआ खरीद लें। तो इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन कहते हैं कि या तो खुद बना लें या हम किसी से खरीद लें। अच्छा, इस डिसीजन के लिए ये रेलिवेंट चीज लग रही है कि हम प्रोडक्ट बेचते कितने का है?
तो इसमें डिसीजन क्या ख्याल है, कैसे होना चाहिए? जो सस्ती ऑप्शन है वो चूज कर लो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आगे मजीद 2 केसेस हैं, एक अभी बता रहा हूं, बाकी फिर कल बताऊंगा। 3.1 सिंगल प्रोडक्ट डिसीजन। यानी हम किसी एक ही प्रोडक्ट के बारे में फैसला कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स या तो हैं ही नहीं या उनके लिए फैसला ही नहीं हो रहा। फैसला सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को सामने रख के हो रहा है आइसोलेशन में, बाकी प्रोडक्ट्स को हम इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर रहे। इसको मैं सिंगल प्रोडक्ट डिसीजन कह रहा हूं कि एक ही प्रोडक्ट है और उसके बारे में हम ये फैसला करना चाह रहे हैं कि इसको खरीदें या बनाएं। तो इसका जवाब आपने ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। इसमें हम चलो स्टेप्स कह देता हूं। इसमें हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे रेलेवेंट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है ना, तो जब भी डिसीजन मेकिंग है तो रेलेवेंट चीज़ें ही होती हैं। तो हम रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मैं बल्कि ना कॉस्ट की बजाय रेलेवेंट आइटम्स कह देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक ऑप्शन पे जाने से कोई इनकम भी आ रही हो, तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, इसलिए मैं रेलेवेंट आइटम्स कह देता हूं। कैलकुलेट रेलेवेंट आइटम्स फॉर मेक ऑप्शन एंड बाय ऑप्शन। दोनों ऑप्शंस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और हर ऑप्शन की जो जो भी रेलेवेंट आइटम्स बनती हैं, मोस्टली वो कॉस्ट ही होगी, लेकिन हो सकता है कि एक ऑप्शन में कोई इनकम भी आ रही हो, लाइक स्क्रैप से एक इनकम आ रही हो, तो वो फिर इनकम हो जाएगी। दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों में से जो बेहतर ऑप्शन होगी वही होगी जो सस्ती होगी। जिसकी सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी वो रेलेवेंट होगी, वो बेहतर होगी। लिखें सवाल। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए, ये नोट करिए क्या कर रहे हैं अभी? चलें कर रहे हैं तो कर लें। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स। currently following costs are incurred for production अब इन फॉलोइंग कॉस्ट में एक लिखें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ₹40 पर यूनिट, 40 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $60 पर यूनिट। वेरिएबल एफओएच, ₹20 पर यूनिट। मंथली रेंटल ऑफ प्रोडक्शन मशीन
मंथली रेंटल ऑफ प्रोडक्शन मशीन 5,000 रुपये। अदर एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अदर एलोकेटेड जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स 75,000 पर ईयर, 75,000 पर ईयर। ये है अभी इस वक्त प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा। If production is stopped, यानी अगर हम रोक दें, then production machine will not be required. A vendor has offered to supply product A at a price of 120 रुपये पर यूनिट, 120 पर यूनिट। Transportation cost will be incurred. At 4 रुपये पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट। A quality inspection supervisor will be hired at a monthly salary of 10,000 रुपये। अच्छा, मैं चूंकि खुद सवाल लिखवा रहा हूं ना, इसलिए मैं तो टू दी पॉइंट बातें लिखवा रहा हूं। अदरवाइज ये और बेहतर तरीके से लिखा होता कि क्यों रखना पड़ेगा सुपरवाइजर, अगर हम खरीदेंगे तो, यानी ये खरीदने से लेंगे। मैंने इस तरह ऐसे लिखवाया नहीं है क्योंकि मैं तो बस टू दी पॉइंट बातें लिखवा रहा होता हूँ। तो ये हम अगर खरीदने पे जाएंगे ना, तो पता नहीं वो वेंडर सही चीज़ें बेचे ना बेचे, तो हमें फिर एक बंदा रखना पड़ेगा जो इंस्पेक्शन करेगा कि वेंडर सही चीज़ें बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो उसके भी फिर हमें एक बंदा रख के तनख्वाह देनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड है मुझसे कि ये नहीं, अभी रिक्वायर्ड है कि ये वेंडर की ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें। यानी वो जो हमें कह रहा है कि 120 रुपये का मुझसे खरीद दो, तो हम उसकी ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें। क्या मतलब कंपैरेटिव? चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग ही बना लेना। तो कॉलम तो तब बनाए अगर चीज़ें एक जैसी हों। ये अलग है, ये अलग है। नहीं, अलग अलग कर लें, मैं यहाँ बिठा के वहाँ लिख देता हूँ, तो अलग अलग है। हर ऑप्शन को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं और हर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या रेलेवेंट आइटम्स है। अच्छा, रेलेवेंट आइटम्स पहचानने के लिए अब चूंकि हमने दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना है, तो वो आइटम्स रेलेवेंट होंगी जो डिफरेंट होंगी। इन अदर वर्ड्स, जिन पे फर्क पड़ता होगा डिसीजन का, वो रेलेवेंट होंगी। जैसे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल लेबर ओवरहेड खर्च होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो हाँ रेलेवेंट है। मटेरियल कितना? 40, ये सब मिला भी सकते हैं। 320 मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला भी सकते हैं। लेबर
60 इंटू 8,000 480,000 वेरिएबल, ये तीनों बिल्कुल मिला भी सकते थे 160,000। एलोकेटेड जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखूं कि ना लिखूं? वर्ड एलोकेटेड जनरल ये बता रहा है कि ये बिजनेस के बाकी खर्चे हैं, और भी काम करते होंगे, हम ये तो नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। एलोकेटेड का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी होते हैं, बस इसको चार्ज करने में इतना हिस्सा आ रहा है, ये एलोकेटेड का मतलब है। जैसे वो बिल्कुल शुरू में जब ओवरहेड्स पढ़े थे तो कुछ कॉमन फैक्ट्री के खर्चे हम एलोकेट करते थे, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दिया। तो एलोकेटेड ओवरहेड जो होते हैं ना, वर्ड एलोकेटेड, ये कभी भी रेलेवेंट चीज नहीं होती है, क्योंकि ये सिनकर होने होते हैं, बस हिस्से बांटने होते हैं। हो सकता है बिजनेस 10 प्रोडक्ट बनाता हो तो बिजनेस के कॉमन खर्चे उन 10 में बांट देते हो, कल को एक नहीं बनाएगा तो चलो 9 में बांट देंगे, टोटल खर्चे तो बिजनेस के उतने ही हो रहे होंगे ना। तो इसलिए ये जो एलोकेटेड खर्चों का वर्ड होता है ये नहीं होता रेलेवेंट, क्योंकि अगर हम नहीं भी बनाएंगे ये प्रोडक्ट तो फिर भी वो खर्चे होने ही होने। ये एलोकेटेड का वर्ड ये याद रख लें। तो ये एलोकेटेड वाली तो नहीं लिखनी। मशीन का किराया रेलिवेंट क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो किराया देते रहेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वापस कर देंगे मशीन, तो इसलिए वो होगा रेलिवेंट। 5,000 इंटू 12 60 1020 अच्छा, ये दोनों ऑप्शन ना अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आप भी पेज को आधा करके कंपैरिजन करें, मैं तो वैसे ही बस इधर लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं। अगर बाय करें तो क्या खर्चा होगा जो बाय ना करते तो ना होता? यही जो तीनों खर्चे बताए हैं। एक तो हमें इसको परचेज करने पे 120 रुपए देने होंगे, ये भी दोनों को मिला सकते हैं 960। ट्रांसपोर्टेशन 32,000। फिर वो जो हमें इस क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन के लिए जो हमें बंदा रखना पड़ेगा, वो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो उसकी सैलरी होगी, नहीं जाएंगे तो नहीं होगी सैलरी, तो रेलिवेंट है। 10,000 पर मंथ 120 111 000। हाँ, अभी करता हूँ फिर बात। तो कंक्लूजन क्या हुआ? तो मेक ऑप्शन सस्ती है तो हम वेंडर से कहेंगे नहीं शुक्रिया, तो उसका कंक्लूजन यही है कि वेंडर की ऑप्शन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और प्रोडक्शन ही कंटिन्यू रखेंगे। ये है मेक और बाय डिसीजन सिंगल प्रोडक्ट का। अच्छा, चूंकि मैंने अभी सामने ये सॉल्व किया हुआ है ना, इसलिए अभी जिक्र कर रहा हूं। वैसे तो आपके दिमागी हालत देख के मुझे लगता है फायदा नहीं मुझे होगा, लेकिन अभी कर रहा हूं जिक्र। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने 2-3 दिन बाद दोबारा करना है इस पे जिक्र, और तब मैं आपको ये पेजेस पर रटवा के इससे रिलेट करूंगा कि फलाना पेजेस खोल के देखिए। अभी करता हूं, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो तब कर लूंगा। ये जो परचेज ऑप्शन लिखी है यहां, मशीन हमने रेंट पे ली हुई थी। अगर परचेज ऑप्शन पे जाएंगे तो वो जो मशीन का रेंट पड़ता था वो नहीं पड़ेगा, तो उसको एज अ सेविंग दिखा दें यहाँ। हैं, देखें, हमने पहले प्रोडक्शन करनी थी तो उस पर मटीरियल लेबर ओवरहेड लगता था, मशीन किराए पे ली हुई थी, मशीन का किराया जाता था। अगर बाय ऑप्शन पे चले गए तो वो जो खर्चा होता था वो सेव हो जाएगा। नहीं, ली हुई है ना हमने, तो कह रहा हूं हमने मशीन रेंट पे ली हुई है। नहीं, देखें, मशीन रेंट पे है, हम अभी प्रोडक्शन करते हैं, मशीन है रेंट पे। अगर हमने प्रोडक्शन छोड़ के बाय ऑप्शन चूज कर ली तो फिर वो मशीन वापस कर देंगे ना, फिर जो किराया पड़ा करता था अब वो बच जाएगा, तो हम उसको एज अ सेविंग लें। नहीं है, ये मैंने पिछले सेशन में कहा था, अभी नहीं कहा। हाँ जी, हाँ जी, तो आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा,
हाँ नहीं होगा तो आना चाहिए। तो फिर मटेरियल लेबर भी लगना था, वो भी नहीं लगेगा, फिर वो भी सेविंग आनी चाहिए। हाँ जी, और अब मैं यहाँ आके कहता हूँ, चूंकि बाय अब नहीं करेंगे तो वो जो बाय करने पे खर्चा होना था वो नहीं होगा, तो उसको यहाँ सेविंग दिखा दें हैं। ये मसला समझ आया कि नहीं? अच्छा, इस मसले का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर इस पे दोबारा बात करूंगा अगर अभी हजम ना हुआ तो। 5 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है? अरे वाह जबरदस्त, 5। एक जॉब ए, एक जॉब बी, इससे 5 रुपए फायदा आएगा, इससे 3 रुपए फायदा आएगा, तो कौन सी जॉब बेहतर है? ए। कैसे किया फैसला? सीरियसली कैसे किया फैसला? 5 और 3 को कंपेयर किया और आपको पता है कि 5 ज्यादा है, इसलिए जॉब ए बेहतर है। इस फैसले को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे कि जॉब ए कर लेते हैं, अगर जॉब ए कर लिया तो 5 मिलेगा। अच्छा, अब मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं, फोकस क्या है? जॉब ए कर लेते हैं, यानी मैं सिर्फ जॉब ए को देख रहा हूं, जॉब ए कर लेते हैं, 5 का बेनिफिट होगा। लेकिन जॉब ए किया तो बी नहीं कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप चीज, फिर भी 2 का फायदा है, तो जॉब ए कर लें। यहां पर क्या फैसला था? जॉब ए कर लें। तो हमने अगर 2 ऑप्शंस को चूज करके उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, सवाल को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और दोनों के एंड रिजल्ट कंपेयर कर लें, या किसी एक का करना लें और उसके करते हुए दूसरे का ना हो पाना भी लें और फिर नेट के ऊपर फैसला करें। अगर 2 ऑप्शंस या 3 भी हो सकती हैं, लेकिन अभी 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, कोई एक चूज करनी है, तो या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और दोनों का एंड रिजल्ट कंपेयर करें, या फिर किसी एक को सॉल्व कर लें और उस एक में जो होगा वो लिखें और जो दूसरे में नहीं हो सकेगा वो एज अ नेगेटिव लिखें, फिर देखें नेट रिजल्ट क्या आता है। या तो ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करना कि जॉब ए करेंगे तो 5 होगा, 3 नहीं होगा, और जॉब बी करेंगे तो 3 होगा, 5 नहीं होगा, तो यहां 2 का फायदा है, यहां 2 का नुकसान है। ये नहीं करना। जब हमने ऑप्शंस को अलग अलग प्रेजेंट कर लिया ना, फिर एक को दूसरे में कुर्बानी नहीं दिखानी, ये हम डबल डबल कर जाएंगे। दोनों जॉब में फर्क कितना है? 2 रुपए का। ऐसे करने से फर्क कितना जाहिर हो गया? 4 रुपए का। तो हमने डबल कर दिया। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस को कंपेयर करना है तो 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के। किस में कौन सा तरीका लगाना है, जिसमें आप देखेंगे जिसमें आसानी होगी ना, हम उस हिसाब से चला करेंगे। या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और फिर अलग अलग ही रखें, एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें, और एंड रिजल्ट कंपेयर कर लें, या फिर किसी एक को ही सॉल्व करें और उसमें जो जो होना है वो लिखें और फिर दूसरे का ना होना भी उसमें लिखें और नेट की बेस पे फैसला करें। तो इसलिए हम चूंकि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे थे, तो यहां पर मशीन का रेंट है लिख दिया, या नहीं है नहीं लिखा। यहां मशीन का रेंट लिखें और यहां ना होना सेविंग दिखाएं, वो डबल डबल हो जाएगा, इसलिए मशीन का रेंट यहां सेविंग नहीं दिखाया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।